गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम 12th क्लास की जो फर्स्ट लेसन का हमारा चल रहा था, उस फर्स्ट लेसन में हमने देखा था कि भारत का जो हमारा वैभवपूर्ण अतीत था, हमने उस अतीत के बारे में जानकारी ली थी। वो अलग अलग स्रोतों से हमने, या इतिहास का जो है उन्होंने अलग अलग स्रोतों से हमें जानकारी दी है। उन अलग अलग स्रोतों में हम देख सकते हैं साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों में हमने देखा था कि साहित्यिक स्रोत जो थे उनमें हमने 3 पार्ट देखे। वो 3 पार्ट थे धार्मिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य और वंशावलियाँ। धार्मिक साहित्य में हमने देखा हमारा जो ब्राह्मण साहित्य था उनमें वेद, उपनिषद, रामायण, महाकाव्य, इस तरह से हमने सभी के बारे में अच्छे से जानकारी ली। उसके बाद हमने देखा था बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। फिर हमने जो देखा धर्मेतर साहित्य में, उसमें हमने 4 पॉइंट्स देखे थे। उन 4 पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट था आपका ऐतिहासिक ग्रंथ, जो उस समय तत्कालीन राजा के समय जो इतिहासकार थे उन्होंने राजा के समय समकालीन की अर्थव्यवस्था, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, इन सब के बारे में हमें जानकारी दी थी। इसी तरह से आपका विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। एंड देन आपको मिलता है आपके जो क्षेत्रीय साहित्य, जैसे अलग अलग जो क्षेत्र के हिसाब से, अलग अलग रीजन के हिसाब से क्षेत्रीय साहित्य बनाया गया था, उनकी जानकारी हमने उसमें ली। और उसी के साथ साथ हमने विदेशी साहित्य, जो विदेशी लोग हमारे यहाँ पर आए और उन्होंने अपने अपने हमारे इतिहास के बारे में अपनी अपनी बुक्स में लिखा है, वो जानकारी भी हमें उससे मिलती है, या तत्कालीन जानकारी भी हमें उन लोगों से मिल सकती है। उसी के साथ साथ आपने देखा था वंशावलियाँ। जो वंशावलियाँ जनरली ब्राह्मण, चारण, भाट लोग जो होते हैं, जो हम कहीं धार्मिक स्थान पर जाते हैं तो वहाँ पर वो हमें बताते हैं कि किस तरह से कि आपके पूर्वज जो हैं, आपके दादा परदादा, इस तरह के जो हैं वो सब यहाँ पर आए और उन लोगों ने अपने अपने बारे में बताया। तो इस तरह से हमें अपने वंश के बारे में जानकारी उनसे मिलती है। इसी के साथ साथ हमने उसके बाद देखा था कि जो पुरातात्विक स्रोत हैं, पुरातात्विक मतलब जो हमें उत्खनन से या खुदाई से प्राप्त हुए हैं, उन स्रोतों की जानकारी से भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे हमने देखा था कि जो पुरातात्विक स्रोत थे उसमें हमने उत्खनन से प्राप्त जो खनन या खुदाई से हमें जो बहुत सारे सामान मिले हैं, उनसे हमें पता चला है कि हमसे पहले भी कोई ऐसे लोग थे जिन्होंने जो इस तरह से नदियों के किनारे रहते थे और एक अच्छे से एक कॉलोनी टाइप की बना के या एक सभ्य तरीके से वो रहते थे। तो उत्खनन से प्राप्त सामग्री से हमें पता चलता है। उसी के साथ साथ हमें जो स्मारक होते हैं, भवन और स्मारक का निर्माण जिस तरीके से हुआ है, उस तरीके की जानकारी से भी हमें पता चलता है। सिक्के और अभिलेख, अलग अलग अभिलेख अलग अलग पाषाण पर लिखाए गए या फिर किसी कठोर धातु पर अंकित किए गए वो शब्द, वो आपके अभिलेख कहलाते हैं। उसमें हमने अशोक के अभिलेख के बारे में जानकारी ली थी। तो इस तरह से हमने भारत के वैभवपूर्ण अतीत की जानकारी ली है। और हम जानते हैं अच्छे से, इस तरह से इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो विश्व में अपना एक अलग स्थान रखती है। क्यों? क्योंकि शुरू से ही भारत को विश्व गुरु की संज्ञा दी गई है। और भारत की जो समृद्धता है, आर्थिक समृद्धता है, वो हम इस बात से पता कर सकते हैं कि भारत को पहले क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो इस तरह से जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था तो ये उसकी क्या है? आर्थिक समृद्धता का दृष्टिकोण बताती है। उसी के साथ साथ नैतिक और मानवीय आचरण में भी भारत सदैव अग्रणी रहा है, क्योंकि उसने कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने की उसमें भावना नहीं रही है। हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की भावना उसमें रही है। मीन्स जैसे अभी भी हम जिस महामारी से हम लड़ रहे हैं, उस महामारी का अगर वैक्सीन हमारा इंडिया अगर या भारत अगर बना लेता तो वो ऐसा नहीं कि सिर्फ हम अपने पास ही रखेंगे, हम उसे पूरे विश्व में देने का वो रखते हैं, ताकि हम सभी लोगों को ठीक कर सकें। और ये भावना हमारे भारत के लोगों में है। इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना जो हमारे शुरू से ही लोगों में रही है, तो ये एक भारत के लिए बहुत अच्छी देन के लिए या उपलब्धि के रूप में हम उसे मान सकते हैं। इसी के साथ साथ जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद में जो अथर्ववेद की जो पृथ्वी सूक्त है, ये आपके एक क्वेश्चन भी आएगा है, छोटे छोटे क्वेश्चन इनसे बनते हैं, तो आप साथ साथ में इन क्वेश्चंस को भी नोट करते जाएं। तो अथर्ववेद जो है, 4 वेद हमारे हैं, उन 4 वेद में जो अथर्ववेद का पृथ्वी सूक्त है, उस पृथ्वी सूक्त में हमें हमारी भारत माता को क्या, भारत भूमि को क्या कहा गया है? भारत भूमि को माता कहकर पुकारा गया है। इसमें अथर्ववेद में, ठीक है। तो उसका जो पृथ्वी सूक्त है उसमें हमें बताया गया है इस तरह से। तो इस तरह से हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है, वो सभ्यता संस्कृति
एक आदर्श प्रस्तुत करती है और ये आदर्श ही हमारे वैभवशाली भारत की उपलब्धियों के लिए ये बिंदुवार हम इसका निर्णय करेंगे कि किस प्रकार से हम अलग अलग जो हमारे भारत का वैभवशाली उपलब्धियां हैं, भारत की उपलब्धियां जिसको विश्व में स्थान मिला है, वो आपकी भारत की उपलब्धियों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो भारत की उपलब्धियों की जानकारी के लिए हम 4 पॉइंट्स के बारे में बता सकते हैं, जिसमें पहला पॉइंट आपका आता है भारतीय संस्कृति का विश्व संचार। भारत की जो संस्कृति है उसका विश्व में संचार होना, विश्व में फैलना, ये एक भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसी के साथ साथ भारत प्राचीन है नाविक शक्ति, भारत की प्राचीन नाविक शक्ति के बारे में भी कि शुरू में ही स्टार्टिंग में या प्रारंभ में ही भारत में जो शक्तिशाली जो उसकी जलयान की क्षमता थी, उस वजह से ये इसमें हम बताते हैं भारत की नाविक शक्ति के बारे में। उसके साथ साथ भारत में जो प्रागैतिहासिक पाषाण काल आया था, पाषाण संस्कृति आई थी, उसकी जानकारी भी हम इसमें, ये हमारी एक क्या बोल सकते हैं आप, एक उपलब्धि है कि हमारी जो पाषाण संस्कृति है वो सब जगह जानी जाने लगी। इसी के साथ साथ प्रागैतिहासिक शैल कला, शैल कला मीन्स आपकी चित्रों के माध्यम से, आपकी गुफाओं में चित्रों के माध्यम से जो आदि मानव थे उन लोगों ने अपनी बात को आगे पहुंचाने या संचार का माध्यम बनाया, आगे से आगे उसे पहुंचाने की बात कही। तो इसमें सबसे पहले हमारा टॉपिक जो आता है वैभवशाली भारत की उपलब्धियों में, तो सबसे पहला टॉपिक आप इसमें लिखेंगे भारत की सांस्कृतिक, भारतीय संस्कृति का विश्व में संचार। भारतीय संस्कृति का विश्व में संचार। भारत की संस्कृति है उसका विश्व में संचार हुआ। इसी का दूसरा पॉइंट बताते हैं हम भारत की नाविक या प्राचीन भारत की नाविक क्षमता। प्राचीन भारत की नाविक क्षमता मीन्स समुद्र या जल मार्ग पर भी उनका पूरा अधिकार रहा है। नाविक क्षमता, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे सारा कि कहाँ कहाँ हमारा साम्राज्य विस्तार आगे तक बढ़ा हुआ था। प्रागैतिहासिक का मतलब प्राचीन, पुरातत्वकालीन, ठीक है। पुरातत्व का मतलब बहुत पुरानी जो हमारी सभ्यता रही है, उन प्रागैतिहासिक काल के समय से हमें क्या मिली है, पाषाण संस्कृति जो थी हमारी, उसके बारे में भी जो कहाँ कहाँ मिली है, अलग अलग जगहों पर मिली है, मीन्स विदेशों में भी हमारी संस्कृति के हमें कुछ सबूत मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। इससे हमें पता चलता है कि भारत में प्रागैतिहासिक क्या था, पाषाण संस्कृति रही है। उसी के साथ साथ प्रागैतिहासिक मतलब वही चीज आपका जो आपके प्राचीन कितने सालों पहले 56 लाख वर्ष पूर्व या उससे भी पहले आप बोल सकते हो। प्रागैतिहासिक शैल चित्र का मतलब आप समझ सकते हैं कि शैल चित्र मतलब जो गुफाओं में बनाई गई है, उनके बारे में हमें जानकारी जो मिलती है वो आपकी कहलाती है प्रागैतिहासिक शैल चित्र। तो ये हमारी मेन उपलब्धियों के पॉइंट्स हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति का विश्व में जो संचार हुआ वो किस किस माध्यम से कैसे हुआ, इसकी हम डिटेल जानकारी भी लेंगे। प्राचीन भारत की नाविक क्षमता, इसकी भी जानकारी, देन प्रागैतिहासिक पाषाण संस्कृति और प्रागैतिहासिक शैल चित्र। अगर आपका डिटेल क्वेश्चन बनता है कि वैभवशाली भारत की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, तो आप वैभवशाली भारत की उपलब्धियों में इन 4 पॉइंट्स का अच्छे से वर्णन कर सकते हैं। हम सबसे पहला पॉइंट हमारा लिखते हैं भारतीय संस्कृति का विश्व में संचार, कि किस तरह से भारत के लोगों ने विश्व में हमारी संस्कृति को क्या किया है, फैलाया है, किस माध्यम से फैलाया है, कौन कौन ऐसे थे जिन्होंने इस संस्कृति को आगे तक पहुंचाया है। तो सबसे पहला पॉइंट आपका आता है भारतीय संस्कृति का विश्व में संचार। विश्व में संचार के लिए सबसे पहली बात आपकी आती है भारतीय संस्कृति का विश्व में संचार सैनिक आक्रमण द्वारा नहीं अपितु सांस्कृतिक विनिमय द्वारा हुआ है। पहला पॉइंट इसमें आपका आता है कि भारत का विश्व में, आप साथ साथ में लिखते चले तो आपके लिए नोट्स रेडी होते जाएंगे, तैयार होते जाएंगे। भारत का विश्व में संचार जो हुआ है, ठीक है, वो किसके माध्यम से हुआ है, संचार आक्रमण या सैनिक आक्रमण द्वारा नहीं हुआ है, आक्रमण द्वारा नहीं वरन हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सांस्कृतिक विनिमय है उसके द्वारा हुआ है, वरन
सांस्कृतिक विनिमय द्वारा हुआ है, सांस्कृतिक विनिमय द्वारा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? सांस्कृतिक विनिमय का मतलब हमने किसी पर आक्रमण नहीं किया है। जो बाहर से लोग हमारे यहाँ पर आए, जैसे अंग्रेज, शक, कून, कुषाण, सब इस तरह के लोग जो हमारे यहाँ आए, पुर्तगाली आए, डच आए, इन लोगों ने क्या किया? हमारे भारत पर आक्रमण करके हमारे को अधीन करने की कोशिश की है। लेकिन भारत ने कभी भी विश्व में इस तरह का काम नहीं किया है कि विश्व में किसी भी देश पर अटैक किया हो, आक्रमण किया हो और उसको अपने अधिकार में करने की कोशिश की हो। वरन उसने जो अधिकार में करने की कोशिश की वो क्या था? उसका सांस्कृतिक विनिमय, सांस्कृतिक विनिमय द्वारा किया गया। सांस्कृतिक विनिमय का मतलब या तो उनके साथ विवाह संबंध अपनाकर या उनके साथ दोस्ती करके, इस तरह से उन्होंने अपने भारत की जो ख्याति है, जो भारत की जो प्रसिद्धि है, वो आगे से आगे पहुंचाने की कोशिश की है। तो आक्रमण द्वारा हमने कभी नहीं किया है। तो आपका पहला पॉइंट बनता है इसमें नहीं किया, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में आपका क्या बनता है कि भारत का विश्व में जो संचार हुआ है वो आक्रमण द्वारा नहीं वरन आपकी सांस्कृतिक विनिमय द्वारा हुआ है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति की जो श्रेष्ठता है वो कहाँ मिलती है? भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता का उल्लेख भारतीय ग्रंथों में ही नहीं अपितु पश्चिमी इतिहासकारों द्वारा भी होती है। मीन्स हमारे जो भारतीय ग्रंथ जो है वो ही हमारे देश की संस्कृति की गुणगाथा नहीं गाते हैं, वरन इतिहास जो पश्चिमी इतिहासकार है उनके द्वारा भी यहाँ पर क्या हुआ है? गुणगान गाया गया है। जो भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता है, भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता का कहाँ केवल भारतीय ग्रंथों द्वारा ही नहीं, केवल भारतीय ग्रंथों द्वारा ही नहीं, ग्रंथों द्वारा ही नहीं वरन पाश्चात्य इतिहासकारों द्वारा भी, वरन पाश्चात्य इतिहासकारों द्वारा इसका वर्णन किया गया है। अब इसमें भारतीय इतिहासकारों में, पश्चिमी इतिहासकारों में कौन कौन लोग हैं? उसमें आपका सबसे पहला व्यक्ति है वो है म्यूर। क्या नाम है उसका? म्यूर नाम का जो इतिहासकार है उस म्यूर ने लिखा है, क्या लिखा है म्यूर ने? कि भारत का प्राकृतिक सौंदर्य और भव्यता और विविधता का वर्णन उसने अपनी बुक में किया है। म्यूर ने क्या किया है? भारत की प्राकृतिक सौंदर्यता, प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन, प्राकृतिक सौंदर्य व विविधता। विविधता मतलब आप समझते हैं कि विविधता में अनेकता में एकता। हम जो बात बोलते हैं कि हमारे भारत में अनेक अलग अलग तरह के धर्म, अलग अलग तरह के आप देखते हो बोली, भाषा सब अलग है, लेकिन फिर भी हम एक हैं। तो ये विविधता देखकर उसे बहुत अच्छा लगा, उसने अपने बुक में लिखा। तो भारत की प्राकृतिक सौंदर्य, भारत का प्राकृतिक सौंदर्य और विविधता का वर्णन व विविधता व भव्यता का वर्णन इन्होंने अपनी पुस्तक में किया है। तो ये एक कौन थे? पश्चिमी इतिहासकार थे, इन्होंने किया है। इसके बाद आपके दूसरे नंबर पे जो इतिहासकार आते हैं वो है आपके सर वॉल्टर रेले। क्या है? सर वॉल्टर रेले। इन्होंने भी, ये भी पश्चिमी पाश्चात्य इतिहासकार थे और इन्होंने बताया कि भारत जो भारतीय है या प्रथम मानव प्राणी का निर्माण भारत से ही हुआ है। क्या बताया इन्होंने? प्रथम मानव प्राणी की मतलब जो पहली संस्कृति है, पहला मानव जो हुआ है वो कहाँ से निकला है? भारत से। तो प्रथम मानव प्राणी का निर्माण भारत से हुआ है, का निर्माण भारत से हुआ है। मीन्स ये क्या कहते हैं कि प्रथम मानव प्राणी का निर्माण भारत से हुआ, ये बताते हैं हमें सर वॉल्टर रेले। उसके बाद आप देखते हैं आपके जो एक और है कर्नल अलकाट। कर्नल अलकाट भी हमें बताते हैं कि भारत की जो है वो जो निर्माण हुआ उद्गम स्थल भारतवर्ष है, वो मानव संस्कृति का। इन्होंने तो बोला मानव प्राणी का निर्माण हुआ है, ठीक है, लेकिन इन्होंने बोला है कि मानव संस्कृति का उद्गम, मानव संस्कृति का उद्गम जो हुआ है वो कहाँ से हुआ है? भारत से हुआ है।
तो मानव संस्कृति का उद्गम बताते कौन बताते हैं? आपको कर्नल अलकाट बताते हैं कि मानव संस्कृति का उद्गम कहाँ से हुआ है? भारत से हुआ है। इसी के साथ साथ एक फ्रांसीसी दार्शनिक है वोल्टेयर, जिसको आप नाम, अगर आपने नाम सुना है तो वोल्टेयर उनका नाम है, और उन्होंने भी अपने यहाँ के बारे में बहुत कुछ अपनी पुस्तक में लिखा है। तो जो फ्रांसीसी दार्शनिक है वोल्टेयर, उन्होंने कहा है कि उनको जो फ्रांसीसी वोल्टेयर कौन है? ये फ्रांसीसी, ठीक है, एक फ्रांसीसी इतिहासकार बोल सकते हो आप, इसको दार्शनिक बोल सकते हो। इनको जो भारतीयों ने क्या दिया है? हमारा जो वेद, जो ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद जिसको हम बोलते हैं ऋग्वेद, उन्हें क्या दिया? भेंट स्वरूप प्रदान किया था। तो वो ऋग्वेद जब वो ले रहे थे, उन्होंने जब उसको पढ़ा, तब उन्होंने उसके बारे में कहा कि ये जो देन आप मुझे दे रहे हैं, या जो ये भारत के लिए जो देन है, वो क्या है मेरे लिए? एक अमूल्य है, और ये पाश्चात्य राष्ट्र सदैव इसका ऋणी रहेगा। मतलब जो ऋग्वेद उनको दिया गया है वो क्या था? ऐसा लगता है कि बोलते हैं, हमारे यहाँ पर कहा जाता है ना, वेद क्या है? संपूर्ण विश्व का है, संपूर्ण भारत विश्व के बारे में उसमें जैसे बताया गया, सब संस्कृति के बारे में या आर्य संस्कृति का पूर्ण विवरण उसमें है। तो यह देन इतनी अमूल्य है कि पाश्चात्य राष्ट्र सदैव पूर्व के प्रति ऋणी रहेगा। मीन्स क्या कहता है? ये देन कौन सी थी? जो ऋग्वेद उसको दिया गया था, वेद दिया गया था, वो यह देन बहुत अमूल्य है, और पाश्चात्य हमेशा पाश्चात्य राष्ट्र इसका ऋणी रहेगा। पाश्चात्य राष्ट्र इसका सदैव ऋणी रहेगा। तो जो ये दार्शनिक है वोल्टेयर फ्रांसीसी, उसने ये बात कही है। इसी के साथ साथ मैक्स मूलर जो थे, उन्होंने बताया कि मानवीय अंतःकरण एवं बुद्धि की परिपूर्णता तथा शक्ति में भारत में अग्रणी माना जाता है। मीन्स मैक्स मूलर जो थे, उन्होंने भी अपनी पुस्तक में लिखा है कि मानवीय अंतःकरण, बुद्धि की परिपूर्णता कहाँ मिलती है? बुद्धि की परिपूर्णता हमारे भारत में मिलती है। तो इस तरह से अलग अलग जगहों पर हमारे मिलेंगे, बाद में हम बताएंगे अलग अलग जगहों के नाम। ये हमारे अलग अलग दार्शनिक इतिहासकार थे जिन्होंने बताया है, क्या बताया कि भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता किन ने बताई है? म्यू ने बताया भारत की प्राकृतिक सौंदर्य और विविधता के बारे में। सर वॉल्टर रैले ने बताया मानव प्राणी का निर्माण भारत से ही हुआ है। कर्नल अलकाट ने बताया मानव संस्कृति का उद्गम भारत से हुआ है। और इसी के साथ साथ वोल्टेयर जो थे फ्रांसीसी, उनको ऋग्वेद जब यहाँ से भेंट की गई थी, तो उस ऋग्वेद के बारे में उन्होंने कहा कि ये जो वेद है वो बहुत अमूल्य है, और इसके लिए पाश्चात्य राष्ट्र क्या रहेंगे? सदैव ऋणी रहेंगे। और जो लास्ट आपका देखेंगे मैक्स मूलर, क्योंकि ये अलग अलग आपसे पूछ रहे ये कथन किसके हैं, तो आप उसमें बता सकते हैं कि आपके जो क्वेश्चन बनता है उसमें आप ये आंसर दे सकते हैं। मैक्स मूलर ने कहा है कि जो भारत की क्या है? आपकी मानवीय अंतःकरण एवं बुद्धि की परिपूर्णता, मानवीय अंतःकरण व बुद्धि की परिपूर्णता भारत में देखने को मिलती है। बुद्धि की परिपूर्णता की क्षमता हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। इस तरह से हमने इसमें देखा कि जो भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता का पाश्चात्य इतिहासकारों ने भी बहुत वर्णन किया। इसका मतलब हमारा जो इतिहास है कहाँ तक फैला हुआ, कहाँ उसका संचार है? विदेशों में भी उसका संचार है। उसके बाद थर्ड पॉइंट हम देखते हैं। थर्ड पॉइंट में आप देखेंगे जो अग्नि पुराण है, जो पुराण हमने देखे थे, पुराणों के बारे में हमने पढ़ा पिछली बार बुक, उसमें जो टॉपिक था हमारा, तो उसमें हमने देखा कि 18 पुराण है। उन 18 पुराणों में अग्नि पुराण है। उस अग्नि पुराण में भारत को जम्बू द्वीप कहा गया है। किसमें कहा गया है? ये आपके एक नंबर का क्वेश्चन बनता है। अग्नि पुराण में भारत को क्या कहा गया है? जम्बू द्वीप। अब आपसे उल्टा भी पूछा जा सकता है कि जम्बू द्वीप की जानकारी किसमें मिलती है? तो अग्नि पुराण में आपको जम्बू द्वीप की जानकारी मिलती है। भारत को जम्बू द्वीप कहा गया है। तो किस पुराण में भारत को जम्बू द्वीप कहा गया है वो भी पूछा जा सकता है। अग्नि पुराण में भारत को क्या कहा गया है? जम्बू द्वीप कहा गया है। तो इस तरह से ये आपको क्वेश्चन एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। फिर आपके हम देखते हैं कि समुद्री पार जो स्थान थे उनको द्वीपांतर कहा जाने लगा। तो समुद्री पार के जो भारतीय प्रदेश थे
जैसे आप बोल सकते हैं समुद्र के पार की जगह हम देखते हैं कि हमारे अंडमान निकोबार से समुद्र के उधर जाते हैं, तो समुद्री पार वाले जो देश थे, समुद्री पार भारतीय देशों को, समुद्री पार भारतीय देशों को क्या कहा जाने लगा, क्या कहा जाता था, देशों को द्वीपांतर। और ये कितने थे द्वीपांतर कहा जाता था, और ये द्वीपांतर कितने थे, 9, मतलब ये 9 द्वीप थे। कितने थे, 9 द्वीप, इनको द्वीपांतर कहा जाता था। ये 9 द्वीप थे। इन 9 द्वीपों के आप नाम जान सकते हैं, जावा, सुमात्रा, जावा, सुमात्रा, मलाया, जावा, सुमात्रा, मलाया, या आज के वर्तमान के नाम है इनके कंबुज, कंबुज जिसको आज कंबोडिया भी कहा जाता है। ठीक है, कंबुज कौन है, ये कंबोडिया। ठीक है, कंबुज। और इसके साथ साथ और भी देश हैं जिनको हम नाम ले सकते हैं, और वो कौन कौन से हैं, इसमें आपका श्याम, चंपा, ठीक है, श्याम, चंपा, श्रीलंका, जिसको आज हम श्रीलंका कहते हैं, बर्मा, जिसको आज हम म्यांमार कहते हैं। तो इस तरह से अलग अलग जगहों पर हमारी संस्कृति के हमें साक्ष्य मिले हैं, और ये हमारे पता चलता है कि हमारी भारतीय संस्कृति आगे कहाँ तक उपलब्ध थी, कहाँ तक थी। तो इस तरह से हमने क्या देखे हैं। और इसके साथ साथ जो यूरोपीय विद्वान थे, सिल्वन वैली ने लिखा है, भारतीय द्वीप समूह को शब्द दिया है, और इस तरह से उन्होंने प्रयोग किया है। एक भूगोल वेत्ता थे मसूदी, उन्होंने लिखा है कि भारत का थल और समुद्र मीन्स भूमि पर और समुद्र पर दोनों ही भागों में इनका साम्राज्य फैला हुआ था। क्या था, भारत का, क्या नंबर, 5th नंबर पे आप क्या कहेंगे कि भारत की जो फैली हुई थी संस्कृति वो कहाँ तक थी, थल और समुद्र दोनों जगह थी। और ये किसने लिखी है ये बात, ये एक भूगोल वेत्ता थे, भूगोल वेत्ता मसूदी, इन्होंने बताया है, मसूदी, इन्होंने बताया है कि भारत जल व थल दोनों ही स्थानों पर भारत का साम्राज्य फैला हुआ था, भारत का साम्राज्य फैला हुआ था जल और थल पे, क्योंकि भारत की नाविक शक्ति जो थी उस समय काफी अच्छी थी, और भारत की सीमाएं कहां से कहां तक, अफगानिस्तान से लेकर संपूर्ण पूर्वी एशिया तक फैली हुई थी। कहां से, अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान से दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया तक साम्राज्य भारत का था। साम्राज्य मतलब वहां तक हमारी सभ्यता और संस्कृति की जानकारी के साक्ष्य हमें वहां पर मिलते हैं। इस तरह से हमें अलग अलग स्रोतों से मालूम पड़ता है कि हमारी संस्कृति विश्व में कहाँ तक फैली हुई थी। इसी के साथ साथ जो भारतीय शूरवीर थे उन लोगों ने अलग अलग शाखाओं में अपनी अपनी संस्कृति का ध्वज फहराया, और इन साहसी वीरों ने भारतीय दर्शन, विज्ञान, ज्योतिष, गणित, ज्योतिष, स्थापत्य, युद्ध शास्त्र, नीति शास्त्र, संगीत और वैदिक ग्रंथों का विश्व में प्रसार किया। जो भारतीय शूरवीर थे उन्होंने अलग अलग शाखाओं में, क्या था हमारे लास्ट में, भारतीय शूरवीरों ने, बहुत बड़े बड़े शूरवीर हुए हैं, और इन शूरवीरों ने अपनी अपनी कलाओं का प्रदर्शन, जैसे जिसको जो बहुत अच्छी कला आती थी वो कला उन्होंने दूसरों को भी सिखा दी। तो भारतीय शूरवीरों ने, भारतीय शूरवीरों ने अलग अलग शाखाओं ने अपनी संस्कृति का ध्वज फहराया। भारतीय शूरवीरों ने अलग अलग शाखाओं में अपनी संस्कृति का, कोई हिमालय के उत्तर की साइड में, हिमालय से पूर्व की ओर जाकर या दक्षिण एशिया की तरफ जाकर अपने अपनी संस्कृति के बारे में बनाया। तो अपनी संस्कृति का इन्होंने ध्वज फहराया था, संस्कृति का ध्वज फहराया, का ध्वज फहराया। ठीक है, और इन्हीं शूरवीरों ने क्या किया है, अपनी अपनी, जैसे इन लोगों ने क्या किया, अपने अपने युद्ध शास्त्र के बारे में जानकारी, नीति शास्त्र की जानकारी दी। ठीक है, तो युद्ध शास्त्र,
नीति शास्त्र, इनकी जानकारी इन लोगों ने वहां पर दी। संगीत, वैदिक ग्रंथ, संगीत की जानकारी, बाहर से आने वाले हमारे थे यहाँ पर संगीत की जानकारी दी, वैदिक ग्रंथों की जानकारी उनको दी गई। तो इस तरह की जानकारी जब वो लोग वापस अपने अपने शहरों में, अपने अपने देशों में गए, उन्होंने वहाँ पर उसका प्रचार प्रसार बहुत अच्छे से किया। इसके साथ साथ हमारे यहाँ का स्थापत्य भी बहुत अच्छा था। तो स्थापत्य कला, गणित, ज्योतिष शास्त्र, इस तरह से इन सब चीज़ों में भारत हमेशा अग्रणी रहा है और इनसे इन्होंने वहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रचार प्रसार किया है। इसी के साथ साथ हमने देखा है कि संस्कृत भाषा है, केवल हमारे भारत में ही नहीं, दूसरे देशों में भी संस्कृत भाषा के साक्ष्य हमें मिले हैं। तो वो संस्कृत भाषा के साक्ष्य आपको कहाँ मिले हैं? तो संस्कृत भाषा के साक्ष्य आपको जावा में मिले हैं। संस्कृत भाषा के साक्ष्य जावा सुमात्रा, जो मैंने आपको बताया जावा सुमात्रा मलाया, जो ये क्या है, वहाँ पर भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार बहुत अच्छे से हुआ है। तो ये साक्ष्य आपको कहाँ मिले हैं? जावा। जावा एक अलग देश का नाम है, तो वहाँ आपको ये मिले हैं जावा में भी। और आज भी जावा में क्या होता है? जावा में आज भी, इंडोनेशिया में भी आपको इसका मिलता है। इंडोनेशिया, कंबोडिया, इन देशों में आपको क्या मिलता है? संस्कृत के साक्ष्य मिलते हैं। ये जो बाहरी देश है इनमें मिलते हैं। इसी के साथ साथ जो जावा देश है, जावा देश में आपको क्या मिलता है? वहाँ के शक काल, जैसे हमारे यहाँ पर विक्रम संवत या शक संवत चलते हैं, उसी तरह से वहाँ पर जो गणना की जाती है वो गणना किस आधार पर चलती है? शक संवत के आधार पर चलती है। तो जावा में आज भी शक गणना की जाती है। शक गणना मतलब जो संवत होते हैं हमारे विक्रम संवत और शक संवत, शक गणना की जाती है। और यहाँ पर जो मंदिरों का निर्माण हुआ है, उन निर्माण से भी हमें पता चलता है कि हमारी भारतीय संस्कृति के वो प्रतीक हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो मंदिर हैं, यहाँ के मंदिर मीन्स यहाँ के जो शिव मंदिर है, शिव मंदिर, विष्णु मंदिर व बौद्ध मंदिर भारतीय संस्कृति के क्या है? प्रतीक है। बौद्ध मंदिर क्या है? भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं। इस तरह से हमने, और इसके साथ साथ जो अंगकोर वाट जो जगह है या बौद्धदूर जो जगह है, स्थान है बौद्धदूर, ये भी आपके विदेशों में ही है। वह अंगकोर वाट, यहाँ पर जो आपको कला मिली है वो हमारी जो अजंता एलोरा जो गुफाएं हैं उससे काफी मिलती जुलती है। तो भव्य शिल्प कला आपको वहाँ पर मिलती है, और वो कैसा मिलता है? भव्य शिल्प मिलता है, और वो अजंता एलोरा जैसा मिलता है। भव्य शिल्प अजंता एलोरा के समान, अजंता व एलोरा के समान आपको यहाँ पर मिलता है। तो ये जो सब चीजें हैं, इनसे हमें हमारे भारतीय संस्कृति का विश्व में संचार के बारे में पता चलता है कि भारत ने कभी भी किसी के ऊपर आक्रमण करके अपनी किसी के ऊपर थोपा नहीं है, हमारी संस्कृति को उसके ऊपर थोपा नहीं है, वरन उन लोगों ने सहर्ष हमारी संस्कृति को क्या किया है? अपनाया है। तो इस तरह से हमने देखा है कि हमारे जो टॉपिक हैं वैभवशाली भारत की उपलब्धियों में, आज हमने इस पहले पॉइंट को कंप्लीट किया है कि भारतीय संस्कृति का विश्व में संचार कहाँ कहाँ और कैसे हुआ है। तो आज हमारा यहीं तक, धन्यवाद।